नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है वैभव और तनिष्ठा की। एक ऐसी शादी की जो सोशल मीडिया की चकाचौंध और परिवार के दबाव में बनी और सुहागरात की सुबह टूट गई जब वैभव अपनी नई दुल्हन का अजीब चेहरा देखकर घर छोड़कर भाग गया। लेकिन ये सिर्फ एक शादी से भागे लड़के की कहानी नहीं है। ये उन छवियों के पीछे छिपे असली चेहरों को उजागर करने की कहानी है। चेहरों के नहीं बल्कि इंसानों के। तनिष्ठा की ताकत, वैभव की कमजोरी, उनके परिवारों के राज और एक ऐसा सफ़र जहां सुंदरता और बदसूरती के मायने ही बदल जाते हैं। ये ड्रामा है प्यार, धोखे, पारिवारिक राज और आत्मखोज का। शाम की 6:30 बजे थे। 5 स्टार होटल का बॉलरूम हंसी, गपशप और महंगे परफ्यूम की खुशबू से गूंज रहा था। वैभव मित्तल और तनिष्ठा श्रीवास्तव की शादी का रिसेप्शन चरम पर था। वैभव अपने तैयार किए गए स्माइल के साथ एक के बाद एक फोटो खिंचवा रहा था। उसकी नज़रें बार बार अपनी नई पत्नी तनिष्ठा पर टिक जाती थीं, जो उसके बगल में चुपचाप खड़ी थी। तनिष्ठा सुंदर थी, लेकिन एक अलग ही तरह से। उसकी बाईं गाल पर जबड़े की ओर एक बड़ा सा जन्मचिन्ह था, जो हल्के भूरे बैंगनी रंग का था और उसका आकार लगभग एक बड़े पत्ते जैसा था। उसने उसे छुपाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसने हल्का सा मेकअप किया था और अपने घने सीधे बालों को एक तरफ किया हुआ था। जब वो मुस्कुराती तो उसकी आंखें चमक उठतीं और वो चिन्ह उसकी मुस्कान का एक हिस्सा बन जाता। वैभव की माँ सुमन मित्तल एक ग्रुप के बीच बातें कर रही थीं। अरे, हमें तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है। हमने बस वैभव को समझाया कि चरित्र सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और देखो, तनिष्ठा पढ़ी लिखी है, आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, अच्छे घर की है। वैभव के पिता प्रकाश मित्तल व्यावसायिक स्मिता बिखेरते हुए तनिष्ठा के पिता रघुवंश श्रीवास्तव से बात कर रहे थे। रघुवंश एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और उनकी पत्नी अनामिका एक स्कूल प्रिंसिपल। उनकी नज़रें बेटी पर लगातार टिकी थीं, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। वैभव का ध्यान अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक की ओर गया, जो शराब के गिलास के पीछे से उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। वो उसके पास गया। क्या हुआ भाई, शादी हो गई, अब मजा आएगा ना? कार्तिक ने मजाक किया। वैभव ने गहरी सांस ली। यार, सब ठीक है, मम्मी पापा ने बहुत दबाव डाला। उनके बिजनेस पार्टनर रघुवंश अंकल हैं। और तुम जानते हो, पिछले साल पापा का वो फाइनेंशियल क्राइसिस, रघुवंश अंकल ने ही बचाया था। ये शादी एक तरह से सब कुछ सेटल करने का तरीका था। लेकिन भाई, तू तो हमेशा कहता है कि तेरी वाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, मॉडल जैसे। और ये? कार्तिक की नज़र तनिष्ठा पर गई। वैभव ने झुंझला कर कहा, पता नहीं यार, फोटो में ठीक लग रही थी। उसने शायद एंगल से ली थी। और आज शादी के दिन जब मैंने पहली बार उसे क्लोज से देखा, वो निशान, ये सब बहुत अजीब है। उसकी बात सुनकर कार्तिक सिर हिलाता रह गया। रिसेप्शन खत्म हुआ। दूल्हा दुल्हन को उनके नए घर वैभव के पेरेंट्स द्वारा खरीदे गए लग्जरी अपार्टमेंट में छोड़ा गया। दरवाज़ा बंद हुआ। अचानक सन्नाटा छा गया, जो अभी तक की चहल पहल के बाद और भी भारी लग रहा था। तनिष्ठा ने शालीनता से अपना ओढ़ना सिर से उतारा और वैभव की ओर देखा। क्या आपको भूख लगी है? मैं कुछ बना लूं? उसकी आवाज़ मधुर और स्थिर थी। नहीं, वैभव ने बिना उसकी ओर देखे कहा। उसने अपनी टाई खोली और सीधे बेडरूम में जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। पानी की आवाज़ आने लगी। तनिष्ठा खड़ी रही। उसके हाथों में शादी का लाल दुपट्टा था। उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने उसे रोक लिया। वो लिविंग रूम में गई और खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे शहर की लाइट्स देखने लगी। उसे पता था, उसे हमेशा से पता था कि यह शादी प्यार के लिए नहीं हुई है। लेकिन उसके मम्मी पापा ने वैभव के बारे में इतने अच्छे किस्से सुनाए थे, उसकी फ़ोटो दिखाई थी। शायद एक मौका, शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा था। वैभव ने बाथरूम से निकलकर एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनी। उसकी नज़र तनिष्ठा पर पड़ी, जो अब लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। टेबल लैम्प की रोशनी उसके चेहरे के उस हिस्से पर पड़ रही थी। वो निशान और भी साफ नजर आ रहा था। एक अजीब सी घृणा और दया का मिला-जुला भाव वैभव के अंदर उठा। सुनो तनिष्ठा, वैभव ने कहना शुरू किया, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, तुम्हें पता ही होगा। तनिष्ठा ने सिर उठाया। हाँ, पता है, लेकिन मैंने सोचा शायद हम कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। क्या जानना है? वैभव का स्वर तल्ख हो गया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हें
पहले ही बता देना चाहिए था। मेरा मतलब है, इतने बड़े तुम्हारे बारे में सब कुछ। तनिष्ठा के चेहरे पर एक झटके जैसा लहर दौड़ गया। बता देना चाहिए था? क्या मैं कोई प्रोडक्ट हूं जिसकी कोई डिफेक्ट लिस्ट हो? मेरे माता पिता ने तुम्हारे माता पिता को सब कुछ बताया था और तुम्हारी फैमिली ने कहा था कि ये कोई मुद्दा नहीं है। तुमने खुद मेरे साथ बातचीत में कभी इस बारे में नहीं पूछा। वैभव चिढ़ गया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना साफ दिखेगा। फोटो में तो ऐसा नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं अपनी फोटोज को एडिट नहीं करवाती हूँ वैभव, तनिष्ठा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं जैसी हूं वैसी ही हूं, और अगर तुम्हारी नज़र में ये इतना साफ दिखना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो शायद ये शादी वाकई गलत हुई है। वो उठी और बेडरूम के अंदर जाने लगी। वैभव ने उसे रोकते हुए कहा, मैं आज रात यहाँ सोफे पर सोऊंगा। तनिष्ठा ने बिना मुड़े कहा, जैसी आपकी मर्जी। रात बीती। वैभव सोफे पर करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही बात आ रही थी, ये औरत मेरी पत्नी है, लोग क्या कहेंगे? कार्तिक और मेरे दोस्त ग्रुप में मजाक उड़ाएंगे, मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं? उसकी सोशल मीडिया फीड हमेशा से परफेक्ट बॉडी और फेस से भरी रहती थी। तनिष्ठा उसकी परफेक्ट लाइफ की इमेज में फिट नहीं बैठती थी। सुबह होने को थी। वैभव की नींद खुली। उसे प्यास लगी। वो पानी पीने किचन की ओर गया। रास्ते में बेडरूम का दरवाज़ा अध खुला था। अंदर बेडसाइड लैम्प जल रहा था। उत्सुकता से उसने झांका। तनिष्ठा सो रही थी, लेकिन उसकी नींद बेचैन लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, एक तरह की उदासी और असहायता। सुबह की धुंधली रोशनी और लैम्प की पीली रोशनी में वो निशान और भी गहरा लग रहा था। लेकिन उस पल वैभव को वो निशान एक घाव जैसा लगा, एक ऐसा घाव जो तनिष्ठा को भीतर से किसी और ही इंसान बना देता था। वो डर गया। इस डर ने उसके अंदर के सारे संदेहों को हवा दे दी। वो धीरे से वापस लिविंग रूम में आया। अपना फ़ोन उठाया, वॉलेट, कार की चाबी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। एक नोट लिखने का विचार आया, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या लिखता? सॉरी, तुम मेरी इमेज के लायक नहीं हो। उसने दरवाज़ा खोलकर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से तनिष्ठा की आंख खुल गई। वो उठ बैठी। उसने पलंग के दूसरी तरफ देखा, खाली। लिविंग रूम में देखा, सोफा खाली। वैभव के कपड़े गायब। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे के पास गई। वैभव की चप्पलें भी नहीं थीं। उसने अपने पिता को फ़ोन किया। फ़ोन बजता रहा। आखिरकार रघुवंश ने फ़ोन उठाया। बेटा, सुबह सुबह क्या हुआ? पापा, तनिष्ठा की आवाज़ भर्रा गई। वह चला गया। कौन? वैभव? कहाँ गया? पता नहीं पापा, मैं सो रही थी, वह गायब है। दूसरी तरफ गहरी सांस की आवाज़ आई। रुको बेटा, हम आ रहे हैं। इधर वैभव अपनी कार में शहर से बाहर निकल चुका था। उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। मम्मी, पापा, कार्तिक। उसने कार्तिक को एक मैसेज किया। भाग गया भाई, अब और नहीं सहा जाता, मुझे समय चाहिए। और फिर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वैभव के भागने की खबर जंगली आग की तरह फैल गई। मित्तल और श्रीवास्तव परिवार में हड़कंप मच गया। मित्तल हाउस में सुमन मित्तल रो रही थीं। मेरा बेटा कहाँ चला गया? उस पर क्या बीती होगी? उस लड़की ने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा। प्रकाश मित्तल गुस्से से लाल थे। चुप रहो, कुछ किया होगा क्या? वो भागा है। उसने हम सबको, पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया है। रघुवंश को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? उधर श्रीवास्तव के घर में तनिष्ठा शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अनामिका उसे गले लगाए रो रही थी। मेरी बेटी, मेरी बेचारी बेटी, पहले ही दिन ऐसा क्यों हुआ? रघुवंश का चेहरा गंभीर था। उन्होंने तनिष्ठा के सामने बैठकर पूछा, बेटा, सच सच बताओ, क्या हुआ? वो तुझसे बुरा बर्ताव तो नहीं कर रहा था? तनिष्ठा ने सिर हिलाया। नहीं पापा, बस वो मुझे देखकर असहज था। उसने साफ कह दिया कि मैं उसकी इमेज के लायक नहीं हूं, और फिर चला गया। रघुवंश की मुट्ठियां भिंज गईं। ये नहीं चलेगा, प्रकाश को अभी फ़ोन करता हूं। फ़ोन पर बातचीत तनखी हो गई। प्रकाश, मेरी बेटी को छोड़कर भाग गया है, ये क्या बदतमीजी है? रघुवंश भाई, मुझे माफ़ करो, वैभव बच्चा है, घबरा गया होगा, वो लौट आएगा। बच्चा? 30 साल का बच्चा, और घबराएगा क्यों? मेरी बेटी कोई राक्षस तो नहीं है। तुम लोगों ने ही तो कहागा कि उसके चेहरे का निशान कोई मुद्दा नहीं है। क्या यही है तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं? उसे घर पर अकेला छोड़कर भाग गया ना? प्रकाश चिल्लाए। तो क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट कर दे? मेरा बेटा गायब है। हो सकता है शायद उसे कोई हादसा हो गया हो, रघुवंश ने कहा।
ये सुनकर तनिष्ठा ने हस्तक्षेप किया। पापा, पुलिस में रिपोर्ट ना करें, अभी नहीं। सबने उसकी ओर हैरानी से देखा। वो भागा जरूर है, लेकिन उसके भागने की वजह मैं हूं। अगर पुलिस आएगी, मीडिया आएगी, तो सब उसी एक बात पर अटके रहेंगे कि लड़की के चेहरे पर निशान था, इसलिए दूल्हा भाग गया। मैं इस अपमान को और नहीं बढ़ने देना चाहती। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। तनिष्ठा के अंदर की ताकत उन्हें दिखाई देने लगी। इधर वैभव एक हिल स्टेशन पर एक छोटे से होटल के कमरे में था। उसने फोन चालू किया, सैकड़ों नोटिफिकेशन। उसने सिर्फ कार्तिक को कॉल किया। साला तू कहाँ है? चिल्ला मत, एक सुरक्षित जगह पर हूं। क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है? तूने तो सुनामी ला दी। तेरे पापा पागल हो रहे हैं, तेरी मम्मी रो रही हैं, और तनिष्ठा के पापा बहुत गुस्से में हैं। मैं क्या करूं? लेकिन सबसे हैरानी की बात तनिष्ठा है। वो क्या कर रही है? वो शांत है भाई, बिल्कुल शांत। उसने पुलिस में रिपोर्ट करने से मना कर दिया है। कहती है कि इससे तेरी और उसकी इज्जत दोनों जाएगी। वैभव को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा था कि तनिष्ठा रोएगी, चिल्लाएगी, उसके पीछे पड़ जाएगी। सुन भाई, मैं तुझे क्या समझाऊं, लेकिन जो भी है तूने गलत किया। भाग कर। वो लड़की, वो तेरे बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रही, उल्टा वो स्थिति को संभाल रही है। तो क्या करूं मैं? वापस लौटूं, उसके साथ रहूं? चिढ़ गया वैभव। पता नहीं यार, लेकिन भागना समाधान नहीं है। फोन कट गया। वैभव अकेला पड़ गया। उसकी नज़र लैपटॉप पर गई। उसने अनजाने में ही तनिष्ठा के सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल दी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर वही थी, सीधा सा फोटो, बिना किसी फिल्टर के, उसका चेहरा और वो निशान साफ दिख रहा था। उसने कभी उसे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उसकी पोस्ट किताबों, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल और सामाजिक मुद्दों पर थी। एक पोस्ट पर कैप्शन था, सुंदरता एक व्याख्या है, सत्य नहीं। वो स्क्रॉल करता गया। एक पुरानी पोस्ट मिली जहां तनिष्ठा ने एक चैरिटी के लिए फंड जुटाया था, स्माइल ट्रेन इंडिया, जो जन्मजात चेहरे के दोष वाले बच्चों की फ्री सर्जरी करवाती थी। उसने कमेंट लिखा था, हर चेहरा एक कहानी कहता है। कुछ कहानियां दिखती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती। दोनों कीमती है। वैभव को एक झटका सा लगा। उसने कभी इतनी गहराई से किसी के बारे में नहीं सोचा था। उसके लिए बाहरी रूप ही सब कुछ था, लेकिन तनिष्ठा की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहीं मित्तल हाउस में प्रकाश मित्तल ने फैसला किया कि वो रघुवंश से मिलने जाएंगे। उन्होंने सुमन को भी साथ लिया। श्रीवास्तव के घर में मुलाकात तनावपूर्ण थी। तनिष्ठा वहीं बैठी थी। रघुवंश भाई, अनामिका, तनिष्ठा, हम शर्मिंदा हैं, प्रकाश ने शुरुआत की। शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा प्रकाश जी, हमारी बेटी का क्या, उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। तनिष्ठा ने धीरे से कहा, माँ, मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, एक आदमी भाग गया है, बस। सबने उसकी ओर देखा। तनिष्ठा ने प्रकाश और सुमन की ओर देखा। अंकल आंटी, मैं जानना चाहती हूँ, क्या वैभव ने शादी से पहले कभी मेरे बारे में, मेरे चेहरे के बारे में सवाल किया था? क्या आपने उसे सच्चाई बताई थी? सुमन ने घबराकर कहा, बेटा, हमने तो बस उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। उसने कहा था ठीक है, हमने सोचा उसे मंजूरी है। मंजूरी? तनिष्ठा का स्वर थोड़ा कठोर हुआ। आपको नहीं लगता कि ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो खुद पूछता, और आपकी जिम्मेदारी थी कि आप साफ साफ बताते? आपने इसे एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट किया, जहां प्रोडक्ट में थोड़ा डिफेक्ट है लेकिन चलता है। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूं, मैं इंसान हूं। प्रकाश सिर झुकाए बैठे थे। तुम सही कह रही हो बेटी, हमने एक गलती की, लेकिन अब क्या होगा? वैभव लौटेगा भी या नहीं? वो लौटेगा, तनिष्ठा ने अचानक कहा। कैसे पता? सुमन ने आशा से पूछा। क्योंकि वो भागा तो जरूर है, लेकिन वो कायर नहीं है। मैंने उसके बारे में पढ़ा है, उसके दोस्तों से बात की थी शादी से पहले। वो अहंकारी है, बाहरी दिखावे का शिकार है, लेकिन पूरी तरह बुरा इंसान नहीं है। उसे एहसास होगा कि उसने क्या किया है, और जब होगा वो लौटेगा। सवाल ये है कि जब वो लौटेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? सब हैरान थे, तनिष्ठा के आत्मविश्वास और समझदारी से। उसने सबको एक प्लान समझाया। वो वैभव का इंतजार नहीं करेगी, वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगी। उसने पहले ही अपनी नई नौकरी, एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो नए घर में अकेले ही रहेगी, क्योंकि वो उसकी मेहनत से कमाई हुई जगह थी। उसके माता पिता ने डाउन पेमेंट दिया था और ईएमआई वो भरती थी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? सुमन ने कहा। लोग वही कहेंगे जो हमेशा से कहते आए हैं, तनिष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बार उस दिन, मेरे लिए अब ये मायने नहीं रखता। मैंने हमेशा अपने चेहरे के साथ जीना सीखा है। अब मुझे एक भागे हुए पति के साथ जीना सीखना है, जब तक कि वो वापस ना आ जाए।
और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तलाक ले लूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। उसकी दृढ़ता ने सबको चौंका दिया। प्रकाश और सुमन को एहसास हुआ कि उन्होंने किस हीरे को अनदेखा कर दिया था सिर्फ उसके बाहरी आवरण के कारण। 2 हफ्ते बीत गए। वैभव अब भी होटल में ही था, लेकिन अब उसका मन बेचैन था। तनिष्ठा के बारे में जानकारी जुटाते जुटाते उसे अपने आप पर शर्म आने लगी थी। उसने एक दिन अपनी माँ का नंबर डायल किया। माँ। वैभव, बेटा तू कहाँ है, सब ठीक है ना? सुमन रो पड़ी। हाँ माँ, सब ठीक है। पापा? वो गुस्से में है, लेकिन तेरे लिए चिंतित हैं। बेटा, तनिष्ठा वो क्या कर रही है? वो बहुत ताकतवर लड़की है बेटा। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली है, तेरे घर में ही रह रही है। हमने उसे वापस बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। कहती है कि वो उसकी जिम्मेदारी है। वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी प्रतीक्षा? वैभव को विश्वास नहीं हुआ। हाँ बेटा, और हमें एहसास हुआ है कि हमने क्या गलत किया है। हमने तुझे ठीक से नहीं समझाया और तनिष्ठा को हमने कम आंका। वैभव, वो लड़की तुझसे कहीं ज्यादा परिपक्व और अच्छी है। ये सुनकर वैभव का गला सूख गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस चीज से डर कर भागा था वो उससे कहीं बेहतर निकली थी। उसका अजीब चेहरा उसके असली सुंदर चरित्र के सामने फीका पड़ गया था। उस रात वैभव ने तनिष्ठा के नंबर में एक मैसेज टाइप किया, फिर मिटा दिया, फिर टाइप किया। आखिरकार उसने लिखा, तनिष्ठा, मैं वापस आ रहा हूँ, बात करनी है। वैभव। कुछ मिनट बाद रिप्लाई आया, सिर्फ 2 शब्द, आ जाओ। वैभव के लौटने की खबर से दोनों परिवारों में फिर से हलचल मच गई, लेकिन इस बार तनाव के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। वैभव सीधे अपने उसके अपार्टमेंट गया। दरवाजे का बटन दबाते हुए उसका दिल धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला, तनिष्ठा खड़ी थी। वो ऑफिस से सीधी आई थी, फॉर्मल शर्ट और पैंट्स में। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न दुख, न अपेक्षा। अंदर आओ, उसने साधारण स्वर में कहा। वैभव अंदर गया। घर बिल्कुल साफ सुथरा था। उसकी चीजें वैसी की वैसी थीं जहां उसने छोड़ी थी। लिविंग रूम के टेबल पर तनिष्ठा की लैपटॉप और कुछ फाइलें पड़ी थी। तुम ठीक हो? वैभव ने झिझकते हुए पूछा। जी हाँ, पूरी तरह। तुम? तनिष्ठा ने पलटकर पूछा। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, वैभव ने सीधे कहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तनिष्ठा। तनिष्ठा सोफे पर बैठ गई और वैभव को भी बैठने का इशारा किया। गलती क्यों? तुम्हें जो महसूस हुआ वो तो सही था ना? मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। मेरी अपेक्षाएं ही गलत थीं, वैभव ने जोर देकर कहा। मैंने इन सब दिनों सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा, मैंने अपने बारे में सोचा। मैं हमेशा से सतही रहा हूँ। मेरी दोस्ती, मेरे रिश्ते, मेरी जिंदगी सब बाहरी दिखावे के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। और तुम उन सब से परे हो। तनिष्ठा चुपचाप सुनती रही। मैं भागा इसलिए क्योंकि मैं डर गया था, वैभव ने आगे कहा। उसकी आंखें नम हो रही थी। मैं डर गया था कि लोग क्या कहेंगे, मैं डर गया था कि मेरी परफेक्ट इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी इमेज तो पहले ही खराब हो चुकी है। मैंने जो किया उससे मैं एक कायर, एक बेईमान इंसान लगता हूँ। और तुमने जो संभाला उससे तुम एक शक्तिशाली, समझदार इंसान लगते हो। असली चेहरा तो मेरा था जो भीतर से कुरूप था। तुम्हारा तो बस बाहरी चेहरा है जो अलग है। ये कहते हुए वैभव का स्वर भर्रा गया। उसने कभी किसी के सामने, खासकर एक औरत के सामने, इतनी कमजोरी नहीं दिखाई थी। तनिष्ठा ने गहरी सांस ली। वैभव, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन माफ करना इसलिए नहीं क्योंकि तुमने माफी मांगी है, बल्कि इसलिए क्योंकि गुस्सा और नफरत मेरे लिए बोझ है। मैंने बचपन से ही लोगों की तिरछी नज़रों का सामना किया है। मैंने सीख लिया है कि किसी और की कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारा भागना तुम्हारी कमी थी, मेरी नहीं। वैभव ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ और मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। अगर तुम मौका दो, हम शुरुआत कर सकते हैं, दोस्त की तरह, फिर देखेंगे। तनिष्ठा ने उसे टोका। वैभव, रुको, ये इतना आसान नहीं है। तुम भागे हो, अब वापस आए हो और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, तुम्हें सबके सामने जवाब देना होगा। तुम्हारे माता पिता को, मेरे माता पिता को और सबसे ज्यादा खुद को। मैं क्या करूं बताओ? मैं करने को तैयार हूं। पहले तुम्हारे माता पिता को मेरे माता पिता से मिलकर साफ साफ कहना होगा कि गलती हमारी तरफ से हुई है। दूसरा, तुम्हें हमारे रिश्ते को फिर से बनाना होगा, लेकिन इस बार जल्दबाजी के बिना। हम अलग अलग कमरों में रहेंगे, हम दोस्त की तरह रहेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तीसरा और सबसे ज़रूरी, तुम्हें अपने उस डर का सामना करना होगा जो तुम्हें भगाया। वो कैसे? तनिष्ठा ने एक फाइल उठाई।
मैंने इस दौरान स्माइल ट्रेन इंडिया के साथ वॉलंटियरिंग शुरू कर दी है। अगले हफ्ते वहाँ एक छोटे बच्चे की सर्जरी है, जिसके चेहरे पर मेरे जैसा ही लेकिन बड़ा निशान है। तुम मेरे साथ आओगे, तुम उन बच्चों से मिलोगे, उनके माता पिता से मिलोगे। तुम्हें देखना होगा कि असली चुनौती क्या होती है। वैभव की सांस रुक गई। ये उसकी सबसे बड़ी आशंका थी, ऐसे लोगों के बीच जाना जो उसके स्टैंडर्ड से बाहर थे, लेकिन उसे पता था कि यही सही रास्ता है। ठीक है, उसने हामी भरी, मैं आऊंगा। अगले दिन दोनों परिवारों की बैठक हुई। इस बार वैभव ने बात की। उसने सबके सामने सिर झुकाकर नहीं बल्कि सीधे मुंह कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कायरता दिखाकर भाग गया। मैंने तनिष्ठा और दोनों परिवारों का अपमान किया है। मैं माफी मांगता हूं और मैं इसे सुधारना चाहता हूं। रघुवंश ने कहा, सवाल माफी का नहीं है वैभव, सवाल विश्वास का है। तुम पे फिर से विश्वास कैसे करें? समय दीजिए, तनिष्ठा ने कहा। उसे मौका दीजिए सुधरने का और मुझे मौका दीजिए ये तय करने का कि मैं इस रिश्ते में रहना चाहती हूं या नहीं। सबने सहमति में सिर हिलाया। ये पहली बार था जब तनिष्ठा ने साफ कहा कि उसकी पसंद नापसंद भी मायने रखती है। अगले हफ्ते वैभव तनिष्ठा के साथ अस्पताल गया। वहां उसने 5 साल के आदित्य को देखा, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा एक गहरे निशान से ढका था। लेकिन आदित्य की आंखें चंचल थीं और वो हंस रहा था। उसकी माँ ने बताया कि वो स्कूल में बहुत तंग किया जाता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वैभव ने तनिष्ठा से पूछा, तुम्हें भी तंग किया गया होगा? तनिष्ठा मुस्कुराई, हर दिन। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा समझाया कि मेरी कीमत मेरे चेहरे से नहीं, मेरे दिमाग और दिल से तय होती है। मुझे कभी छुपने नहीं दिया, इसीलिए मैं आज मजबूत हूँ। सर्जरी के बाद जब आदित्य के चेहरे पर पट्टी थी, उसने वैभव से पूछा, अंकल, आपकी वाइफ कौन है? वैभव ने तनिष्ठा की ओर देखा। तनिष्ठा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैभव ने कहा, यही है, और उसने तनिष्ठा की ओर इशारा किया। आदित्य ने कहा, वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। वापस लौटते हुए कार में वैभव ने कहा, आज मैंने समझा कि तुम कितनी बहादुर हो और मैं कितना कमजोर था। धीरे धीरे दिन बदलते गए। वैभव और तनिष्ठा एक छत के नीचे रहने लगे, लेकिन अलग अलग कमरों में। वो रात का खाना साथ खाते, अपने दिन के बारे में बातें करते। वैभव ने तनिष्ठा के काम में दिलचस्पी लेनी शुरू की। उसने पाया कि वो न सिर्फ बुद्धिमान है, बल्कि बहुत हास्य बोध भी रखती है। वो उसकी फिल्मों और संगीत की पसंद से हैरान रह गया। एक रात तनिष्ठा ने उससे पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है वैभव? सच्चा डर। वैभव ने सोचा, लोगों की नज़रों में फेल हो जाना, अयोग्य साबित होना। और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना? शायद खुद पर गर्व करना, जैसे मैं आज तुम पर करता हूं। ये सुनकर तनिष्ठा चुप हो गई। कई हफ्ते बीत गए। वैभव ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपनी सोशल मीडिया पर सिर्फ परफेक्ट फोटोज पोस्ट करना बंद कर दिया। उसने तनिष्ठा के साथ उसके चेहरे के बिना किसी शर्म के एक पार्टी में जाकर सबको चौंका दिया। उसने अपने दोस्तों के सामने तनिष्ठा का गौरवपूर्ण परिचय दिया। एक दिन कार्तिक ने उससे कहा, तू सचमुच बदल गया है यार। पहले तू सिर्फ अपने फोटोज पोस्ट करता था, अब तू तनिष्ठा के साथ उस चैरिटी वर्क की फोटोज शेयर करता है। गर्व महसूस होता है देखकर। वैभव मुस्कुराया। असली गर्व तो तब होता है जब तुम अपने अंदर के कुरूप चेहरे को स्वीकार कर लो और उसे सुंदर बनाने की कोशिश करो। 6 महीने बाद वैभव और तनिष्ठा अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक शाम तनिष्ठा ने वैभव को डिनर पर बुलाया। उसने खुद खाना बनाया था। खाने के बाद तनिष्ठा ने गंभीर होकर कहा, वैभव, अब मुझे फैसला लेना है। वैभव का दिल धक से रह गया। हाँ, हमारा 1 साल का तलाक पूर्व का समय खत्म होने वाला है। हमें तय करना है कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या तलाक लेंगे। वैभव ने उसकी आंखों में देखा। मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो तनिष्ठा? तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं कर सकती या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो मैं तलाक के पेपर्स पर साइन कर दूंगा, बिना किसी झगड़े के। तनिष्ठा की आंखों में चमक आ गई। वैभव, जब तुम भागे थे तो मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन तुमने वापस आकर जो सफर तय किया है वो एक मजबूत इंसान का काम था। तुमने अपने असली चेहरे को स्वीकार किया और उसे बदला। मैं तुम्हारी इसी वजह से इज्जत करती हूँ, और इज्जत प्यार की बहुत मजबूत नींव होती है। वैभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं असली शादी की? समय ले सकते हैं, प्यार आने का इंतजार कर सकते हैं। तनिष्ठा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? कि तुम हमेशा सच्चे रहोगे, अपनी और मेरे सामने, और कभी भागोगे नहीं। वादा?
वैभव ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात पहली बार वैभव ने तनिष्ठा के चेहरे को छुआ। उसने उस निशान पर अपनी उंगलियां फेरी। ये तुम हो और तुम सुंदर हो। तनिष्ठा ने उसकी आंखों में देखा। और तुम भी, अंदर से। 1 साल बाद वैभव और तनिष्ठा ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ मनाई। इस बार सिर्फ दोनों परिवारों के साथ एक छोटे से इंटीमेट सेलिब्रेशन में। वैभव ने तनिष्ठा को एक छोटा सा उपहार दिया, स्माइल ट्रेन इंडिया के लिए एक बड़ा चेक जिस पर दोनों के साइन थे। ये हमारी नई शुरुआत के लिए है, वैभव ने कहा। तनिष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, और उन सभी असली चेहरों के लिए जो अपनी कहानी कहने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी कहानी पूरी नहीं हुई थी, बस एक नया सच्चा अध्याय शुरू हुआ था। एक ऐसा अध्याय जहां छवियां नहीं, असली चेहरे मायने रखते थे।